नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो अंदर तक झकझोर देती है। तीन रसोइयों की विडंबना। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास बिखरे उस कड़वे सच का आईना है जहां पैसा तो बहुत है, लेकिन इंसानियत बिल्कुल गायब। बिना वक्त गंवाए सीधे इस मार्मिक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब इस एक लाइन पर गौर करते हैं। सुमित्रा जी जो इस कहानी की धुरी हैं, उनका ये दर्द भरा वाक्य पूरी कहानी का निचोड़ है। जरा सोचिए, एक माँ जिसने अपने बच्चों का कल संवारने के लिए अपनी जवानी खपा दी, आधी रोटी खाकर गुजारा किया, उसी माँ को बुढ़ापे में क्या मिल रहा है? कल की एक सूखी बासी रोटी। ये सिर्फ सुमित्रा जी का दर्द नहीं है, बल्कि जाने कितने ही ऐसे बुजुर्गों की सच्चाई है जो अपने ही बनाए घर में अचानक बेगाने हो जाते हैं। तो कहानी का जो पहला और अहम पड़ाव है, वो है तीन बहुओं की भरी रसोई। एक ऐसा घर जहां हर चीज की प्रचुरता है, लेकिन फिर भी एक बहुत गहरा खालीपन है। यहाँ ये तीन का जो आंकड़ा है ना, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। इस विशाल घर में तीन तीन करोड़पति बेटे हैं। उनकी पत्नियों की तीन अलग अलग शानदार रसोइयां हैं, राशन और हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह भरी हुई। लेकिन इन तीन आलीशान रसोइयों के होने के बावजूद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस मां ने इस घर की बुनियाद रखी, वही सुमित्रा जी आज भूखी हैं। सोचिए, तीन भरी हुई रसोइयां मिलकर भी एक अकेली मां का पेट नहीं भर पा रही हैं। और ये चीज बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग दुनिया मौजूद हैं। एक तरफ बेटों की वो चमक दमक वाली दुनिया है, करोड़ों की कमाई, शानदार पार्टियां और अपनी उस झूठी सोशल स्टेटस की फिक्र। और ठीक दूसरी तरफ माँ की वो दर्दनाक सच्चाई, अपने ही घर में एक वक्त के नरम खाने के लिए तरसना, कमजोरी से हाथ कांप रहे हैं और अपनी जरूरी दवाइयां खाने के लिए एक सूखी रोटी को पानी में भिगोकर निगलना पड़ रहा है। ये विरोधाभास सच में रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए अब इस अनदेखी के सिलसिले को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भूख, अपमान और बासी रोटी का ये चक्र आखिर चलता कैसे है? ये जो टाइमलाइन है, ये सच में विचलित करने वाली है। सुबह 9 बजे सुमित्रा जी बड़ी बहू रीता के पास जाती हैं। उसे ऑफिस की जल्दी है, गैस तक नहीं जलाई और सीधे ठंडा दूध और सख्त कॉर्नफ्लेक्स थमा दिया। फिर दोपहर 2 बजे जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो मंझली बहू नेहा के पास सिर्फ तीखा चिली पनीर और कड़क तंदूरी रोटी है। एक सादी रोटी बनाने से वो साफ मना कर देती है। और रात 8 बजे तक आते आते छोटी बहू टीना अपने डाइट सैलेड के साथ उन्हें बिना किसी शर्म के कल की बासी रोटी पकड़ा देती है। हर रसोई में खाना मौजूद है, लेकिन मां के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ भूख लगने की बात नहीं है, यह एक बूढ़े शरीर की लाचारी है। सुमित्रा जी को बीपी और शुगर की दवाइयां लेनी होती हैं, जिसके लिए पेट में कुछ जाना बहुत जरूरी है। खाली पेट दवा लेंगी तो चक्कर आएंगे। हाथ उनके इतने कांपते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं कि वो खुद खड़े होकर खाना नहीं बना सकती। गले से तीखा और कड़क खाना नीचे नहीं उतरता, दांत वैसे ही कमजोर हैं। उस बासी रोटी को पानी में भिगोकर खाना कोई शौक या विकल्प नहीं था, बल्कि जिंदा रहने और दवा खाने की एक कड़वी मजबूरी थी। और जब वो अपनी ये तकलीफ बताने की कोशिश करती हैं, तो जवाब क्या मिलता है कि ये उनके नखरे हैं। ये वाक्य नखरे नहीं है, उम्र का तकाजा है। एक बुजुर्ग की पूरी बेबसी को खोलकर रख देता है। बहुओं को उनकी ये शारीरिक सीमाएं महज एक नाटक या चिड़चिड़ाहट लगती हैं। सहानुभूति या कहें तो एम्पैथी नाम की कोई चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। लेकिन इन सब के बीच अचानक इंसानियत की एक छोटी सी किरण नजर आती है। उनकी पुरानी पड़ोसन कांता उनके लिए ताज़ी रोटी और गरम दाल लेकर आती है। ये पल दिल को थोड़ा सुकून तो देता है, लेकिन साथ ही एक करारा तमाचा भी है उस परिवार पर। जरा सोचिए, एक बाहरी इंसान को, एक पड़ोसन को उनकी तकलीफ का एहसास है, लेकिन अपना सगा खून, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्हें कोई परवाह नहीं है। अब हम इस कहानी के उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सारे भ्रम टूट जाते हैं। कड़वा सच और झूठी इज्जत। ये नज़ारा सच में दिल दहलाने वाला है। घर में छोटे पोते का भव्य जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाहर हलवाई लगे हैं, घर में तरह तरह के शानदार पकवान और मिठाइयां बन रही हैं। एक बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही है। और सुमित्रा जी,
वो अपनी सबसे साफ साड़ी पहनकर घंटों से एक कोने में चुपचाप बैठी हैं, सिर्फ इस एक आस में कि शायद आज इतने बड़े जश्न के मौके पर ही सही कोई बिना ताने मारे, बिना मांगे उन्हें एक प्लेट खाना परोस दे। इस भारी जश्न और पकवानों के बीच एक माँ का वो अकेलापन और वो खामोश इंतजार बहुत ही हृदय विदारक है। अब बेटों की इस रणनीति को देखिए, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है। जब सुमित्रा जी रात में पानी पीने निकलती हैं तो वो अपने ही बेटों को गलियारे में बात करते सुन लेती हैं, और तब पता चलता है कि ये जो अनदेखी हो रही है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पूरी तरह से एक सोची समझी क्रूर रणनीति है। वो माँ को सीधे घर से नहीं निकालेंगे क्योंकि समाज में बदनामी होगी। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि उन्हें इतना नजरअंदाज करो, इतना भूखा रखो कि वो खुद ही तंग आकर घर छोड़ दें। यही है उनकी असली नीयत। सुमित्रा जी को कहीं न कहीं एक पल के लिए लगा था कि जब बहुओं ने वृद्धाश्रम भेजने की बात की थी तो कम से कम उनके बेटे तो विरोध करेंगे। लेकिन बेटों का वो विरोध मां के प्यार की वजह से नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी। समाज क्या कहेगा? लोग थूकेंगे कि करोड़पति बेटों ने मां को धक्के मार के निकाल दिया। मतलब जन्म देने वाली मां की गरिमा और उनकी भूख से ज्यादा उन्हें अपने सोशल और बिजनेस स्टेटस की पड़ी थी। और ये भयानक सच्चाई सुमित्रा जी के लिए बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थी। रात के 2 बज चुके हैं। वो जमीन पर बैठी हैं, दीवार से अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर उतारती हैं, एक पुराना घिसा हुआ झोला उठाती हैं और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उनकी हार नहीं है, ये उनके आत्मसम्मान का फैसला है। जिस घर को खून पसीने से सींचा, जब वही वो एक बोझ बन गई, तो भूख और रोज रोज के अपमान को सहने से बेहतर उन्होंने अपनी गरिमा को चुना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अंतिम और सबसे अहम हिस्से की तरफ, शांति आश्रम में असली परिवार। यहां पूरी कहानी का सार एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ वो 3 भरी हुई रसोइयां थीं जहां खूब पैसा था लेकिन भुखमरी और ताने थे। दूसरी तरफ है ये शांति आश्रम जहां खाना साझा किया जाता है, गरिमा है और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए सहानुभूति है। सगे खून ने भूखा रखा और जलील किया, जबकि बिल्कुल अजनबियों ने उन्हें अपना लिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि अपनों के बनाए महल से ज्यादा सुकून और इंसानियत उन्हें एक वृद्धाश्रम में मिल रही है। लेकिन रुकिए, कहानी का असली कड़वा सच अभी बाकी है। कुछ महीनों बाद जब वो बेटे आश्रम में अपनी मां को ढूंढते हुए आते हैं, तो क्या वो अपनी गलती मानने आए थे? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये चेक करने आए थे कि कहीं मां ने समाज में उनका भंडा तो नहीं फोड़ दिया। उन्होंने बकायदा मां पर दबाव डाला कि वो सबसे झूठ कहें कि वो अपनी मर्जी से तीर्थयात्रा पर हैं। और तो और, रिश्तेदारों के सामने अपनी महानता का दिखावा करने के लिए उन्होंने हर महीने पैसे भेजने का ऑफर भी दे डाला। मतलब अहंकार और झूठी शान की भूख अभी भी वैसी की वैसी ही है। दूसरी ओर सुमित्रा जी ने इस आश्रम में परिवार की एक बिल्कुल नई परिभाषा खोज ली है। उनके लिए शांति आश्रम कोई मजबूरी या सजा की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा घर बन गया है जहां कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता। क्यों? क्योंकि वहां रहने वाले हर बुजुर्ग ने जिंदगी में दर्द सहा है। वो बिना कहे एक दूसरे की तकलीफ समझ लेते हैं। जब सुमित्रा जी अपनी थाली की आधी रोटी अपने ही हाथों से एक दूसरी कमजोर बुजुर्ग महिला को खिलाती हैं, तो ये बात 100% सच साबित हो जाती है कि दर्द बांटने और परवाह करने से ही असल परिवार बनता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर सच्चा परिवार है कौन? क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही परिवार होते हैं, भले ही वो आपको दर्द दें और रुलाएं? या फिर सच्चा परिवार वो है जो खून का रिश्ता ना होते हुए भी आपकी तकलीफ को अपना समझे, आपको सम्मान दे और आपका खाली पेट देखकर अपना निवाला आपके साथ बांट लें? ये सच में सोचने वाली बात है। आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और नए विषय के साथ।